यस। अरे सौरभ, बहुत दिन बाद दिखा तू। वो बैच कंटिन्यू क्यों नहीं किया? सौरभ यादव, एम आई ऑडिबल? ओके। अभी कंटिन्यू कर रहा है क्या ये वाला? सर मैं 9 जनवरी वाला कर सकता हूँ क्या कंटिन्यू? उसका तो आइडिया नहीं है बेटा मुझे। तो कब तक था वो लेक्चर में? सर उसमें मैंने कर लिया था, स्ट्रक्चर तक हो गया था मेरा पूरा। हाँ मतलब सारा ही हुआ ना, फिर स्ट्रक्चर हाँ के बाद वो तो में। हो गया था सर, वो फीस का इशू था सर, इसलिए नहीं कर पाया था मैं उसको कंटिन्यू। ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बार। सर मैंने टीम। पूछा था मतलब मैसेज पे एडमिन टीम से, तो वो बोल रहे थे हाँ। कर सकते हो। अच्छा फिर ठीक है ना, कर ले फिर वहाँ हाँ पे। तो मैं आज सबमिट कर देता हूँ सर, मेरी फीस मैंने इसलिए किया नहीं था अभी उसको। उनका ओओपी शुरू हो जाएगा। हाँ कल से होगा सर। हाँ, ओओपी शुरू हो जाएगा। एंड जो भी 9 जनवरी बैच ना वो, हाँ यस ठीक है, यस। वो भी शुरू हो जाएगा उनका। Fine। सर मैं कर लेता हूँ उसको कल से कंटिन्यू। ठीक है। सो ओके। सिंपली जस्ट अ मिनट। ओके चलो बताओ यार, फ्राइडे को क्या पढ़ाया? मुझको याद है मैंने क्या पढ़ाया, तुम लोगों को पूछ रहा हूँ, फिर तुम कंटिन्यूटी में आओगे ना। सर कीवर्ड्स एंड डेटा टाइप्स। कीवर्ड्स एंड डेटा टाइप, तो कीवर्ड्स क्यों चाहिए, डेटा टाइप क्यों चाहिए, क्लियर है सबको? यस। सर मैं अभी यस। लीव कर सकता हूँ? हाँ सर मैं लीव कर सकता हूँ अभी नाउ? हाँ हाँ, ये कर सकता है, कोई प्रॉब्लम। ओके ओके, थैंक यू सर। तो टोकन्स, टोकन्स में कीवर्ड्स क्यों चाहिए, डेटा टाइप्स क्यों चाहिए, और आइडेंटिफायर्स क्यों चाहिए, यहाँ तक की क्लैरिटी सबको मिली है? तो कीवर्ड्स तुमने 32 निकाले, डेटा टाइप्स की रेंज निकाली क्या, आइडेंटिफायर्स के रूल्स निकाले क्या? यस एवरीवन। निकाले है तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो बेटा, सिंपल है। सिंपल है कि नहीं? सैटरडे संडे तुमको बोला था, काम दिया था, इंटरेक्टिव रहो। ओके, निकाले है। तो इज दिस अ वैलिड वेरिएबल? इज दिस अ वैलिड वेरिएबल नेम? यस। अरे यस और नो? ये ऐसा वेरिएबल नेम चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा विश्वांजलि? यस। ओके, सो ऑडिबल। सो इज दिस वैलिड और नॉट, चलो बताओ वापस।
बेटा sir. वेरिएबल्स के रूल किए होंगे, उसमें कुछ रूल्स लिखे होंगे कि वेरिएबल के नेम में कीवर्ड्स नहीं चलेंगे, कैनॉट स्टार्ट विथ डिजिट, ठीक है, कैनॉट हैव वाइट स्पेस, स्पेस नहीं हो सकता उनके बीच में, एंड सो ऑन। केस सेंसिटिव होते हैं, तो केस सेंसिटिव होते हैं तो इज इट अ वैलिड कीवर्ड, सॉरी वैलिड वेरिएबल नेम और नॉट? यस। अरे एम आई ऑडिबल और नॉट एवरीवन? अरे ये लाइक वाइक ये छोड़ो, इधर कमेंट्स में बोलो। No, sir. नॉट वैलिड, क्यों नहीं वैलिड, रूल बताओ। सर क्योंकि वो कीवर्ड है शायद। सो दिस इज नॉट अ कीवर्ड, if is a keyword, okay? कंडीशन स्टेटमेंट का ये है, वो इस वजह से नहीं ले सकते। नहीं है ऐसा कुछ। if is a keyword, if ये कैपिटल if है, ये लास्ट पॉइंट जो है तुम्हारा केस सेंसिटिव वाला वो अप्लाई होगा वहां पे। केस सेंसिटिव है ना तुम्हारा वेरिएबल नेम, यस सर। तो ये वेरिएबल नेम चलेगा, बट ऐसा कोई लेगा नहीं वो अलग बात है, बट चलेगा, समझे? क्योंकि उसका आई कैपिटल है, इसका आई स्मॉल है। तो ये सब चीजें क्लैरिटी है सबको? यस मेमोरी, सर। मेमोरी के बारे में जो मैंने बोला था वो क्लियर है? कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एवरीवन? फिर इसके अंदर होगा तुम्हारा ग्लोबल एंड स्टैटिक, फिर इसके अंदर होगा तुम्हारा हीप, समझे? यस सर। और फिर होगा तुम्हारा स्टैक। क्लियर? तो यहाँ पे ये स्टैक होगा, और फिर जो भी मैं मेमोरी बनाऊंगा यहाँ पे वो मेमोरी मिलेगी, ठीक है? तो कौन बना के देता है मेमोरी? यस, मेमोरी कौन बना के देता है? मेमोरी कौन बना के देता है बेटा? डेटा टाइप मेमोरी बना के देता है, ओएस नहीं बनाता मेमोरी। वो ओएस वगैरह वो तो ओएस को ही करना है ना सारे काम। इन जनरल वर्ड बात कर रहा हूँ मैं। डेटा टाइप जब इंस्ट्रक्शन देगा तब ओएस मेमोरी बनाएगा कि नहीं? सो डेटा टाइप इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट मेमोरी, समझे? समझे क्या? जब मैं बोलता यस हूँ इंट ए, जब मैं बोलता हूँ इंट ए, तो एक 4 बाइट का ब्लॉक मिलेगा मेमोरी में जिसको नाम दिया जाएगा ए। ए इज दैट आइडेंटिफायर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन। इसको क्या बोलेंगे? डिक्लेरेशन। क्या किया है तुमने? ए को सिर्फ डिक्लेयर किया है कि ए को जगह बना के रख दिए। ए में कंटेंट डाला है क्या अब तक? नहीं, ए को बस जगह बना के रख दी। तो ए को जगह बना के रख दिया तो इनिशियली ए के अंदर क्या रहेगा? ए के अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इंटीजर वैल्यू। अब वो मेरे कुछ काम की है क्या? वो इंटीजर वैल्यू मेरे कुछ काम की है क्या? यस एवरीवन? तो उसको क्या बोलूंगा मैं? वो वैल्यू मेरे लिए गार्बेज है ना, समझे? वो वैल्यू मेरे लिए क्या है? गार्बेज। तो जब तुम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसमें क्या होता है? गार्बेज वैल्यू होती है, समझे? क्लियर है? फिर मैं बोलता हूं a इक्वल्स टू 10, तो a इक्वल्स टू 10, तो ये 10 कांस्टेंट है, राइट? तो ये 10 भी कुछ मेमोरी ऑक्युपाई करता होगा। ये 10 कुछ मेमोरी ऑक्युपाई करता होगा कि नहीं? यस सर। तो ये मेमोरी उसको मिलती है यहाँ पे, उसको बोलेंगे डमी।
ठीक है, ये डमी में ये 10 को मेमोरी मिली और अब ये मैं 10 को कॉपी कर रहा हूँ ए में, मतलब ये 10 ए में कॉपी होगा तो ये होगा बिटवाइज कॉपी। तो बिटवाइज कॉपी वाला प्रोसेस समझो अभी। ए को 4 बाइट मेमोरी मिली है, मतलब कितने बिट? एक बाइट जो होता है वो 8 बिट का होता है। तो ए को 4 बाइट मिले, मतलब कितने बिट मिले? अरे बेटा, ए को 4 बाइट मिले मतलब कितने बिट मिले? सिंपल मैथ है रे, यहाँ पे एक बाइट मतलब 8 बिट, तो 4 बाइट मतलब कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या यार तुम लोग, फिर तो इतना टाइम लगा रहे हो क्या आंसर करने के लिए? उसी दिन 32 बोला बाइट। था 32 बिट। ओके, और ये जो 10 है ये यहाँ पे डमी में होगा, उसको भी 32 बिट मिलेंगे। अब बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, बिट मतलब बाइनरी में होगा, उसमें 0 या 1 होगा। तो ये 10 का जो भी बाइनरी है, लेट से 0101, तो 10 का जो भी बाइनरी कोड है वो 10 का बाइनरी कोड इसमें रहेगा। अब मैं जब बोल रहा हूँ कि a इक्वल्स टू 10, तो बिटवाइज कॉपी क्या होता है? ठीक है, तो a इक्वल्स टू 10 मतलब बिटवाइज कॉपी, मतलब पहले बिट में पहला बिट, दूसरे बिट में दूसरा बिट, तीसरे में तीसरा, लाइक दिस। तो 01010000 जो भी में है इस तरीके से कॉपी होगा। इसको भी क्या रीड किया जाएगा फिर? इसको भी 10 ही रीड किया जाएगा ना, इस तरीके से 10 वैल्यू इसके अंदर आ गई कि नहीं? समझे एवरीबॉडी? यस सर। क्लियर? तो ये है, ये पार्ट हुआ तुम्हारा क्या? असाइनमेंट। ओके, व्हेन यू डू declaration and assignment on a single line, this thing is called as initialization। ठीक है, मतलब b बनते ही उसमें क्या आ जाएगा? 20। ये 20 होगा इधर डमी में, इधर से वो कॉपी हो जाएगा यहाँ पे बिटवाइज। अब हमें बाइनरी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे। हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, और डमी हमेशा हम सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट समझने के लिए, बस हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? क्योंकि मेमोरी डायग्राम किस लिए बना रहे हैं हम लोग? मेमोरी डायग्राम बना रहे हैं हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर है? सो यस सर। इनिशियलाइजेशन, असाइनमेंट, डिक्लेरेशन, ये तीनों पार्ट क्लियर है क्या सबको? विश्वांजलि, पूजा, केतन, गायत्री, राजेश्वरी, उमेश। ओके, फाइन। So we'll start with then operators. Why we need operators? Yes, why we need operators? To Everyone, perform operations. to perform Operations. operations। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स है, जैसे कि यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। समझे? क्लियर है? तो यूनरी मतलब हैविंग वन ऑपरेंट, बाइनरी मतलब ये है ऑपरेटर, ये है ऑपरेटर, इसको है दो ऑपरेंट, एंड टर्नरी मतलब जिसको है
3 ऑपरेंड, ठीक है, समझे। सो यूनरी और बाइनरी, यूनरी और टर्नरी बाद में समझेंगे, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड बाइनरी। तो बाइनरी में कौन कौन आता है तुम्हारे? बाइनरी में आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन रिलेशनल ऑपरेटर्स, एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक में आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड। रिलेशनल में आते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लॉजिकल में आता है एंड और, ठीक है। तो एक ऑपरेटर समझेंगे इन डिटेल, क्लियर। तो उससे पहले एक लाइन समझो, एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग, समझे। एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग, हर ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो कौन सा ऑपरेटर पढ़ेंगे अभी हम? पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो क्या लगता है तुमको, क्या रिटर्न करता होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर? यस, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या रिटर्न करता होगा? यस एवरीवन। अरे भाई 10 प्लस 20 किया तो 30 रिटर्न होता है, 30 प्लस 40 किया तो 70 रिटर्न होता है। मतलब कुछ ना कुछ एडिशन किए तो एक ना कुछ वैल्यू आती है, तो वो क्या रिटर्न करता होगा? नॉट नेसेसरी एडिशन, अरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोल रहा हूँ मैं, एडिशन का छोड़ो। 10 प्लस 20 किया तो 30 आ रहा है, 10 माइनस इंटीजर वैल्यू। 2 किया तो 8 आया। तो इंटीजर वैल्यू अगर बोल रहे हो बेटा तुम, तो फिर मैं 10.2 प्लस 3 किया तो क्या आएगा? हाँ, 13.2 आएगा ना। 13.2। ये तो इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? जो भी सिंगल वैल्यू, ऑपरेशनल वैल्यू आती है, अ सिंगल वैल्यू मतलब कैलकुलेट करके एक वैल्यू। मतलब ही क्या बोलेंगे उसको, ऑपरेशनल वैल्यू। हाँ, ऑपरेशनल वैल्यू। अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, समझे एवरीवन। सर ना फिर से एक बार। अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू मतलब जो भी तुम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हो, समझे, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस तुम कर रहे हो, बाइनरी ऑपरेटर है तो यहाँ पे दो ऑपरेंड रहेंगे, पहला और दूसरा। तो जो भी ऑपरेशन होता है इनके साथ, वो ऑपरेशन होने के बाद कुछ ना कुछ तो तुमको एक वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। तो उस वैल्यू को, वो इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, राइट। तो ऐसा स्पेसिफिक बोल सकता हूँ क्या मैं कि इंटीजर रिटर्न करता है या डबल रिटर्न करता है? कुछ भी रिटर्न कर सकता है ना, क्लियर। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, तो कहाँ पे रिटर्न करता है वो समझो। तो जैसे मैंने लिखा था 10, तो ये 10 को जगह कहाँ पे मिली थी? मेमोरी में। मेमोरी में इस 10 को जगह कहाँ पे मिली थी? अरे अभी पढ़ा है ना। ये डमी ना, डमी की नहीं। फिर मैं बोल रहा हूँ यस 10 प्लस 20, तो 20 को भी जगह कहाँ पे मिलेगी? डमी में। तो ये दोनों का एडिशन होके रिजल्ट कहाँ पे आके रुकेगा? रिजल्ट कहाँ पे आके रुकेगा? रिजल्ट भी आके रुकेगा यहाँ पे डमी में, समझे क्या? यस सर। ओके।
तो मैं अगर कुछ इस तरीके का कोड लिखता हूँ, अब ये सिंटैक्स मैं बाद में बताऊंगा ये क्या लिख रहा हूँ, वर्डमैन वगैरह सब, तो ठीक है। तो क्या लगता है तुमको ये कोड चलेगा क्या? 10+20 51। नो सर। क्यों नहीं चलेगा? यस, जिनको नो लगता है वो नो बोलो, जिनको एस लगता है वो एस बोलो। तो 10 जिनको नो प्लस लगता है वो बता। यस 10+20 को किसी एक डेटा टाइप में स्टोर करना पड़ेगा ना, मतलब एक वेरिएबल में, और तभी स्टोर नहीं किया तो फिर एरर आएगा। क्या लगता है तुमको? तुम बताओ, तुमको जो लगता है वो। सर एरर आएगा उसमें। ओके, क्यों आएगा एरर? करके। ओके, वैभव का कहना है कि डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो सिंपली 10 है ना, 10 एक कांस्टेंट है, तो पता है ना किस टाइप का है वो, इंटीजर मिलेगी उसको जगह, राइट? क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? यस सर। तो जो लोगों को लग रहा है यहाँ पे एरर आएगा, तो कोई एरर नहीं आएगा। 10+20 इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो आके रुकेगा कहाँ पे? डमी में आके रुकेगा कि नहीं? तो इज इट कंपलसरी कि डमी को तुमने रिसीव करना ही चाहिए किसी दूसरे वेरिएबल में? नहीं किया तो चला जाएगा, वो वैनिश हो जाएगा अगले लाइन पे, तुम्हारे काम नहीं आएगा बस कुछ, बट कोड वर्क करेगा कि नहीं? समझे? हाँ, अगर डमी के साथ तुमको कुछ काम करना है देन यू शुड गो विथ कि तुमने एक इंटीजर वेरिएबल लेना चाहिए, फिर यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बनेगा, फिर तुम बोल रहे हो c=2। तो प्रोग्रामिंग में हमेशा एक बात याद रखो कि ये है तुम्हारा LHS, ये है तुम्हारा RHS। तो सबसे पहले क्या वर्क होगा? क्या लगता है तुमको सबसे पहले क्या वर्क होगा यहाँ पे? सबसे RHS। पहले वर्क होगा RHS। तो RHS ये 10+20 को 30 बना के इधर डमी में रख के जाएगा। अब वो बोल रहा है कि तुमको रिसीव करना है तो करो, नहीं तो मत करो ना। यहाँ पे तो 30 रख रहा है कि नहीं वो, समझे? जब मैं यहाँ पे इक्वल्स टू सी बोलता हूँ तो ये 30 बिटवाइज कॉपी किस में हो रहा है? सी में हो रहा है, राइट? क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 10+20+30, तो क्या लगता है तुमको एक साथ इनके साथ काम होता है क्या पूरा? पहले 10+20 काम करेगा, यहाँ पे डमी में 30 ला के रखेगा, फिर 30+30 काम करेगा, यहाँ पे डमी में आके 60 ला के रखेगा, समझे? क्लियर है? So this is your arithmetic operators which will return operational value, but they will run according to the BODMAS rule. जैसे कि 10+2 × 5 + 3 डिवाइडेड बाय 4 - 2 × 8 + 1। क्या लगता है क्या आएगा इस इक्वेशन का आउटपुट BODMAS रूल के अकॉर्डिंग? इस इक्वेशन का आउटपुट बताओ। चलो टेक 2 मिनट्स, इसको सॉल्व करो और आउटपुट बताओ। अरे जल्दी, इतना टाइम लगता है क्या उसको BODMAS रूल को? क्या होगा सबसे पहले? ब्रैकेट्स तो कोई नहीं है, ऑपरेशंस कोई नहीं है, सबसे पहले क्या होगा? डिवीजन। सो 3/4 कितना आता है एवरीवन? 3/4 कितना आता है? -1। 3/4
3 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 0.75। तो ऐसा नहीं होता है इन केस ऑफ इंटीजर्स। 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में डिवीजन और मॉड दो अलग रोल प्ले करते हैं। वही समझाना चाह रहा हूँ कि जब मैं बोलता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 टू ज़ा 10। तो जब मैं बोलता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 5, तो मुझे मिलता है क्वोशंट एज आंसर। और जब मैं बोलता हूँ 10 मॉड 5, तो मुझे मिलता है रिमाइंडर एज आंसर। क्लियर? क्लियर है क्या? नो सर। क्वोशंट और रिमाइंडर, मैथमेटिक्स में क्वोशंट और रिमाइंडर वाला पार्ट क्लियर है क्या सबको? नो सर। बेटा क्वोशंट और रिमाइंडर मैथमेटिक्स का पार्ट है। 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड या मे बी 4th स्टैंडर्ड में भी हो सकता है। यस एवरीवन, क्या लगता है? मतलब एक जनरल आइडिया ले रहा हूं मैं, कौन से स्टैंडर्ड में होगा लगभग एवरीवन? अरे रिमाइंडर और क्वोशंट, अरे पूछ रहा हूं मैं इन जनरल बेटा सबसे। क्लियर है सर। हम्म, 4th स्टैंडर्ड। ओके, ये है 11, ये है 5। अगर मैं 11 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो कितना? 5 टू ज़ा 10। यहाँ पे 1 बचेगा ना नीचे, समझे क्या एवरीवन? यस सर। तो ये जो पार्ट होता है बेटा, इसको बोलते हैं क्वोशंट, और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है? तो जब मैं 11 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा, तो डिवीजन जब मैं करता हूं तो मुझको मिलता है ये आंसर। और जब मैं 11 मॉड 5 करता हूं, तो मुझको मिलता है ये आंसर। समझे? यस सर। सो अब बताओ इन दिस केस मुझको क्या आंसर मिलेगा फिर? 3 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर जो तुम लोग 0.75 बोल रहे थे, वो आंसर क्या होना चाहिए अभी? वो 0 होना चाहिए। तो बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 होगा। फिर बाद में मल्टीप्लीकेशंस, तो सारे मल्टीप्लीकेशंस को कंप्लीट करेगा। मतलब यहाँ पे 5 टू ज़ा 10, यहाँ पे 10 माइनस 2 इंटू 8 मतलब 16 प्लस 1, राइट? मतलब 20 माइनस 16 प्लस 1 मतलब ही कितना? 5 आएगा वो पूरा, है ना? क्लियर है? सो बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, वो तीनों की क्लियरिटी तो सबको होगी। रही क्लियरिटी ये मॉड और डिवाइड की, इसको बोलेंगे डिवाइड, इसको बोलेंगे मॉड, मॉड्यूलस। डिवाइड करने पे मिलता है क्वोशंट, और मॉड करने पे मिलता है रिमाइंडर। समझे? क्लियर है सबको? तो ये मॉड वाला लॉजिक यूज करके मैं ये जो नंबर मुझे मिला है 12, इसकी सम कर सकता हूँ क्या? 1 + 2 = 3। यस एवरीबॉडी? कैसे निकालेंगे इस 12 में से 2 को अलग?
12 में से 2 को अलग कैसे निकालेंगे? मॉड करके। ओके, तो फिर ये मेरे पास 12 है, ये मेरे पास 23 है, ये मेरे पास 27 है, ये मेरे पास 53 है, ये मेरे पास 64 है। तो इनको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, या सॉरी 5 से मॉड करता हूँ, तो मुझे क्वेश्चन में क्या मिलेगा? वैभव, अगर इसको 2 से मॉड करूंगा बेटा, तो इसको 2 से अगर मॉड करूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 6 12 मिलेगा, और यहाँ पे 0। तो ना मुझे यहाँ पे 2 मिल रहा है, ना यहाँ पे 2 मिल रहा है, मुझे 2 अलग चाहिए ना। समझे क्या? कल को यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है ना। कल को यहाँ पे 12 की जगह पे 23 हो सकता है, 27 हो सकता है, 53 हो सकता है, 64 हो सकता है, राइट? तो ऐसा कौन सा एक कॉमन नंबर है जिससे मैं इनको मॉड करूंगा तो बराबर मुझे यूनिट प्लेस मिलेगी? तो देखो, मैं 5 से ट्राई करके देखता हूँ। तो 5 से देखो, 5 2 10, 2 मिल गया यहाँ पे, 5 4 23 मिल गया यहाँ पे, लेकिन 5 5 25 ना, तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, बट मुझे तो 7 चाहिए था। समझे? तो फिर ऐसा कॉमन नंबर मैं ढूंढ के लाता हूँ क्या? कॉमन नंबर में ढूंढ के लाता हूँ 10। समझे? तो किसी भी नंबर को 10 से अगर तुम मॉड करो तो तुमको उसकी यूनिट प्लेस मिलती है कि नहीं? यस। और किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करो तो ये 10 प्लस मिलेगी, ये आगे का नंबर मिलेगा। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये वाला, ये लॉजिक वाला पार्ट है। समझे क्या अभी सब लोग? तो लॉजिक क्लिक होने के लिए क्या अच्छा होना चाहिए? मैथ अच्छा होना चाहिए ना तुम्हारा। और कितने लेवल का मैथ है ये बहुत ह्यूज लेवल का मैथ है क्या? कि इस नंबर को अगर मैं मॉड करता हूँ 10 से तो मुझे क्या मिलेगा? लेट से ये 2 लेता हूँ मैं R1 नाम के वेरिएबल में, और 1 लेता हूँ मैं R2 नाम के वेरिएबल में, राइट? तो नंबर मॉड 10 करने पे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? 2। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है 12, इसको 10 से मॉड कर रहा हूँ मैं, 10 1 जा 10, तो डिवाइड करने पे 1 मिल रहा है, मॉड करने पे 2 मिल रहा है। तो इसी नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, तो देखो R1 और R2 अलग मिले कि नहीं मुझको? और अब इस R1 और R2 की सम कर सकता हूँ कि नहीं मैं? डन। क्लियर है क्या सब लोग? यस सर। दिस इज फॉर एवरीवन। चलो बताओ। यस सर। तो सम ऑफ 3 डिजिट अगर मुझको करनी होती है, फिर तो सम ऑफ 3 डिजिट अगर मुझको करनी होती, तो लेट से मेरे पास एक नंबर है 1 2 3, जिसमें से मुझे R1 R2 और R3 सेपरेट करना है, राइट? तो कैसे मिलेगा R1? इस नंबर को 10 से मॉड करने पे, मतलब इस 123 को मैंने 10 से मॉड किया, तो 10 12 जा 120, नीचे 3 बचता है, राइट?
ओके सॉरी, सो R1 में मिल गया मुझको 3, बट फिर अब ये 2 को निकाल सकता हूँ क्या बीच में से? 2 को बीच में से निकालना पॉसिबल है क्या? ओके, सो नंबर को मॉड कर दिया मैंने 100 से, तो नंबर को मॉड कर दिया 100 से, तो 123 मॉड 100, ठीक है, तो 100 बन जा 100, तो 23 बचा ना बेटा नीचे, 23 बचा, तो 2 को निकाल सकता हूँ क्या? बीच में से नहीं निकाल सकता ना। ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई ऑपरेशन बताओ कि 2 को बीच में से निकाला जा सकता है। निकाला जा सकता है क्या लगता है तुमको, है क्या पॉसिबल? तो निकाला नहीं जा सकता, तो मैं फिर 2 को नहीं निकाला जा सकता, बट 12 को तो सेपरेट किया जा सकता है ना। उसको 10 से डिवाइड करके फिर उस नंबर आंसर को, को मोड करना पड़ेगा सर। हाँ, नंबर को 10 से डिवाइड करके, लेट से किसी टेम्पररी वेरिएबल Q1 में मैं ये 12 लेके रखता हूँ, राइट, समझे क्या? तो अब इस Q1 से तो 2 निकाल सकता हूँ ना, जैसे पहले निकाला था। कैसे? Q1 को मॉड कर दिया 10 से, तो मिल गया मुझे R2, और Q1 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो मिल गया मुझे R3। तो इस तरीके से तीनों की सम कर सकता हूँ कि नहीं? समझे? क्लियर है क्या? सो लाइक दिस 3 डिजिट की सम, फिर 4 डिजिट के लिए Q2 Q3 Q4 बढ़ेगा, 5 डिजिट के लिए बढ़ेगा, Q5 तक जाएगा, एंड सो ऑन। तो अब देखते हैं बाद में। क्लियर? 3 डिजिट तक का क्लियर है क्या तुमको एवरीवन? तो 3 डिजिट तक का क्लियर है? नहीं? क्या नहीं समझा बेटा इसमें, बताओ। R1 कैसे निकाला है वो समझा है? ओके, फिर R1 के बाद R2 निकालना था मुझे 2, लेकिन ये 2 बीच में से निकालना पॉसिबल है क्या? 2 बीच में से निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं, तो मैंने 12 को पहले अलग कर लिया, अब 12 में से 1 2 निकालना पॉसिबल है कि नहीं? तो फिर इस 12 में से 1 2 निकाला, सिंपल। क्लियर? क्लियर है? ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, इन सब के काम समझ में आए एवरीवन? तो इन सब के काम से तुम एक कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं? क्लियर? क्लियर है क्या? तो कल क्यों, आज ही हम पहला कोड लिखेंगे अपना, ठीक है? तो पहला कोड लिखेंगे, तो पहले गाइडलाइन समझते हैं। ये है तुम्हारा एक टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड वगैरह, या VS कोड, या डेव C++, कुछ भी हो सकता है। अब तुमको एक प्रोग्रामिंग का, सी प्रोग्रामिंग का जो भी सोर्स कोड है वो तुमको लिखना है। तो सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि ये सी प्रोग्रामिंग का कोड है? यस, हेडर फाइल। हेडर फाइल की वजह से कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलता है तुमको ये इमेज है,
सर कोड सिंटेक्स। कैसे पता चलता है तुमको ये HTML की फाइल है? कैसे पता चलता है तुमको ये म्यूजिक की फाइल है? एक्सटेंशन से पता चलता है ना। अंदर जाके देखते हो क्या इसमें तुम क्या लिखा है, तो एक्सटेंशन से पता चलता है ना तुमको ये किस चीज का है। तो उसी तरीके से क्या होगा, डॉट सी एक्सटेंशन होगा तो बोला जाएगा ये सी की फाइल है, राइट। अब सी प्रोग्रामिंग की फाइल अगर तुम लिखते हो, सी प्रोग्रामिंग अगर तुम स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आते हैं तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, कमेंट्स की। कुछ कमेंट्स है तो मैंडेटरी है क्या ये कमेंट्स वाला पार्ट लिखना ही चाहिए, ऐसा है क्या कुछ? सो दीज आर ऑप्शनल। क्लियर? कमेंट्स में ये क्या है, ऑप्शनल। देन कमेंट्स के बाद क्या होता है, हेडर फाइल्स। तो सी प्रोग्रामिंग में पहला प्रोग्राम अगर तुमको लिखना है तो दिस हेडर फाइल्स आर आल्सो ऑप्शनल। नहीं लिखे तो भी चलेगा। तुम बिगिनर लेवल पे हो, प्रोग्रामिंग समझने आए हो धीरे धीरे, तो कंपाइलर या बाकी प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म तुमको वो सपोर्ट कर देगा। समझे एवरीवन? फिर यस सर। कुछ ग्लोबल डिक्लेरेशंस हो सकते हैं, तो जरूरी है क्या, होने ही चाहिए। सो दोज आर आल्सो ऑप्शनल। क्लियर है? देन आता है तुम्हारा मेन फंक्शन। तो दिस मेन फंक्शन इज मैंडेटरी। मेन फंक्शन तुमको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ओएस जब प्रोग्राम रन करता है तो सबसे पहले किसको कॉल करता है, मेन को कॉल करता है। ठीक है? और फिर यहाँ पे होंगे कुछ अदर फंक्शंस, दोज आर ऑल्सो ऑप्शनल। सो मुझे बताओ, एज पर द गाइडलाइंस, एज पर द गाइडलाइंस ये एक डेमो डॉट सी नाम की फाइल है। तो वर्ड मेन ये कोड चलेगा क्या? यस, ये इतना कोड मैंने लिखा है तो चलेगा क्या एज पर गाइडलाइंस? समझे? नो बोल रहा है पार्थ, क्यों नहीं चलेगा पार्थ? यस, क्यों नहीं चलेगा? अरे बेटा, एज पर दिस गाइडलाइंस क्या बोला अभी, कि कमेंट्स आर ऑप्शनल, हेडर फाइल्स आर ऑप्शनल, ग्लोबल डिक्लेरेशंस भी ऑप्शनल है, ठीक है, अदर फंक्शंस भी ऑप्शनल है। सिर्फ क्या मैंडेटरी है, मेन फंक्शन मैंडेटरी है कि नहीं? तो फिर इसके अकॉर्डिंग चलेगा कि नहीं? क्लियर? तो ये अभी जब तक हम फंक्शंस नहीं पढ़ते, ठीक है, तो ये मेन क्या है, मेन एक फंक्शन है ना। तो जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब अपने फंक्शंस बनाएंगे अलग से। अभी के लिए हमको जो भी कोड लिखना है वो किसके अंदर लिखना है, मेन के अंदर लिखना है। क्लियर? समझे कि
अभी के लिए जो कोड लिखना है किसके अंदर लिखना है, मेन के अंदर। क्लियर है क्या, क्लिक हुआ क्या एवरीवन? यस सर। तो यहाँ पे हम कोड लिखना चालू करेंगे। तो ये है सी प्रोग्रामिंग का एक फाइल, टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, कहीं पे भी तुमको कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है एवरीवन? कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। या ये डेव सी प्लस प्लस अगर तुम इंस्टॉल करते हो तो इनबिल्ट इसमें सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो कंपाइलेशन प्रोसेस क्लियर है सबको? कंपाइलेशन प्रोसेस सबको क्लियर है ना? उस दिन बताया ना क्या होगा। सोर्स कोड, ये सोर्स कोड किसके पास जाएगा? कंपाइलर। कंपाइलर उसको किस में कन्वर्ट करेगा? अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल होता है तो बाइनरी, और इस बाइनरी को कौन रीड करेगा? मशीन। तो मशीन के पास ओएस होगा, ओएस के पास प्रोसेसर होगा, एंड सो ऑन। वो सब काम होगा कि नहीं? बाइट कोड इधर नहीं आएगा बेटा, बाइट कोड जावा में आता है। ठीक है, यहाँ पे सीधा कंपाइलर बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, बाकी मेमोरी वाला भी पार्ट क्लियर है सबको? मेमोरी कहाँ पे मिलती है, कैसे मिलती है? तो देखो आई विल प्रूव यू कि कोड कंपाइल होता है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वॉइड में और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। तो अगर मैं इस कोड को यहाँ पे कंपाइल करता हूँ तो देखो कंपाइलेशन रिजल्ट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं? 0 एरर, 0 अर्निंग्स, राइट? समझे? डाउनलोड डेव सीपीपी 6 पॉइंट कितना है, 3 है, 1 है, वट एवर जो भी है मेरे पास। तो यहाँ पे अगर तुम जाओगे तो तुम चेक करोगे तुम्हारे पास विंडोज 10 है, 8 है, क्या है, या मैक बुक यूज करते हो, वट एवर जो भी तुम यूज करते हो उसके लिए तुम सर्च करोगे। एंड सिंपली यहाँ पे जाने के बाद हियर यू विल बी गेटिंग द डाउनलोड ऑप्शन। डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल करो। हाँ वीएस कोड चलेगा ना, जो वीएस कोड यूज करते हैं वो वीएस कोड यूज करो। लेकिन जो लोग यूज नहीं करते वीएस कोड, बेटर है बिगिनर लेवल पे तुम डेव सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग जाओ। समझे? क्लियर है एवरीवन? आज ये सारे इंस्टॉलेशंस वगैरह करके रखो, तो कल मैं प्रॉपर तुमको कोड दिखाऊंगा। आज तुम बस अल्गोरिदम बना के रखो। ठीक है, प्रिंटिंग वगैरह वाला पार्ट मैं कल को क्लियरिटी दूंगा। अल्गोरिदम बनाना मतलब क्या? सिंपली कि हाँ सर ये जो मैंने रफली बनाया था ना अभी, कि भाई एक R1 लगेगा, R2 लगेगा, इतने वेरिएबल लगेंगे, उतने वेरिएबल लगेंगे, राइट? समझे? तो देखो तुमने बोला था 10+20 नहीं चलेगा, तो मैं 10+20 लिखता हूँ यहाँ पे और कंपाइल करता हूँ। देखो हो गया कंपाइल। रन करूंगा तो रन भी होगा, बस कुछ आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि आउटपुट तभी आएगा जब मैं कुछ प्रिंट करता हूँ। चला कि नहीं? ये 10 चलेगा क्या सिर्फ? यस, ये ऐसा मैंने 10 लिखा तो चलेगा क्या? चलेगा ऑब्वियसली। वो 10 वहां पे डमी में रुका है, आगे बढ़ गया, डमी से उसको किसी ने उठाया नहीं तो
क्लियर है? क्लियर है क्या? समझे? तो गाइडलाइंस क्लियर है क्या? हाउ टू राइट योर फर्स्ट सी प्रोग्राम। वॉइड मेन के अंदर ये सब कोड लिखोगे तुम। क्या क्या कोड लिखोगे? अब तुमको दो वेरिएबल चाहिए, तो दो वेरिएबल चाहिए तो तुम बोलोगे इंटीजर a इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड b इक्वल्स टू 20। ये एक लाइन में भी लिख सकते हो और एक लाइन में नहीं लिखना है। यहाँ पे अगर सेमीकोलन देते हो तो फिर यहाँ पे ये इंट वापस लिखना पड़ेगा। इंट a इक्वल्स टू 10, इंट b इक्वल्स टू 20, एंड देन यू कैन क्रिएट इंटीजर c जो डिक्लेयर करके रखा है बस, और देन यू कैन से c इक्वल्स टू a प्लस b। समझे everyone? So how will be memory diagram of this part? Memory diagram for this part will be, this is your global and static, this is your heap, this is your stack। तो जैसे ही मेन को कॉल मिलता है तो उसको एक स्टैक फ्रेम मिल जाती है, राइट। स्टैक फ्रेम मिलते ही लाइन नंबर 3 पे आएंगे हम। लाइन नंबर 3 पे एक ए बन रहा है विथ 4 बाइट। यहाँ से डमी में से इसको 10 हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। क्लियर? क्लियर है क्या? देन बी बनाया, ये है 20, बी इसमें क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। देन हमने क्या बोला, ए प्लस बी, बट उससे भी पहले हमने ये लाइन बनाई है, तो ये लाइन बनेगी सी। सी में क्या रहेगा इनिशियली, सी में इनिशियली क्या रहेगा एवरीवन? सी में इनिशियली क्या रहेगा बेटा? जब कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी भी वेरिएबल में डिक्लेयर करने वक्त क्या होता है, गार्बेज वैल्यू। तो इसमें गार्बेज होगा। फिर आएंगे हम नेक्स्ट लाइन पे, तो नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या वर्क होता है, RHS, राइट। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया बेटा? कौन सा, यही कौन सा, कौन से लाइन से? ये लाइन नंबर ए में 10 कैसे आया, बी में 20 कैसे आया, वहां तक क्लियर है? ओके। फिर मैं आया लाइन नंबर 6 पे। लाइन नंबर 6 पे मैंने एक सी नाम का वेरिएबल बनाया जो सिर्फ डिक्लेयर किया है। तो जब मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो उसमें क्या होता है, डिफॉल्ट कोई भी रैंडम वैल्यू होती है। वो मेरे काम की है क्या कुछ? तो फॉर मी इट इज गार्बेज वैल्यू। क्लियर है? ये क्या है, गार्बेज वैल्यू है, राइट एवरीवन। फिर मैं आया लाइन नंबर 8 पे। तो अभी मैंने क्या बोला, लाइन नंबर 8 पे जब आता हूं तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो सबसे पहले आएंगे हम RHS में। तो सबसे पहले RHS में क्या होगा, A प्लस बी, राइट। तो A प्लस बी मतलब 10 प्लस 20। और हमने क्या बोला है, एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, इन दैट अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। तो वो ऑपरेशनल वैल्यू कहां पर आके रुकेगी, डायरेक्ट सी में जाके रुकेगी क्या? डायरेक्ट सी में जाएगी। यस एवरीवन, सब लोगों को क्वेश्चन है ये। तो अगर मैंने सी नहीं लिखा होता तो फिर क्या होता उस वैल्यू का, पहले कहां पे आके रुकेगी वो वैल्यू? एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, तो रिटर्न वैल्यू कहां पे आके रुकती है सब लोग? वो गलत दे रहा है आंसर, बट ट्राई तो कर रहा है एटलीस्ट आंसर करने का। बाकी लोग, ऑल अदर्स,
अरे भाई RHS में, लेकिन किधर, कौन सी जगह है वो जिसको नाम नहीं है, बस वहां पे वैल्यू आके रुकी है। जैसे ये 10 और 20 थे, वैसे ही वो 30 यहाँ पे डमी में आके रुका ना, फिर ये डमी में आके रुका, मतलब RHS का काम खत्म। अब जाते जाते किसको देके जाएगा ये वैल्यू? LHS को देके जाएगा ना, समझे क्या एवरीवन? तो अब जाके C में 30 आया, डन, क्लियर है एवरीबॉडी, क्लियर है क्या? तो C में 30 आया, इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या? C में 30 आया, इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या है? कैसे पता चलेगा कि भाई C में 30 आया, दोनों के एडिशन बराबर हुई कि नहीं? कैसे प्रूफ मिलेगा मुझको? कैसे प्रूफ मिलेगा कि दोनों के एडिशन हुई कि नहीं बराबर? A प्लस बी 30 आया कि नहीं, कैसे मिलेगा उसका प्रूफ? यस बेटा, प्रिंट करोगे तो पता चलेगा कि नहीं? प्रिंट करोगे तो पता चलेगा ना। कोड में एरर नहीं आया मतलब? नहीं आएगा एरर, एरर क्यों आएगा? करेक्ट है ना कोड? नहीं 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 नहीं, सी में 30 आया, ये कैसे प्रूव करोगे, हम पूछ रहा हूं मैं। सी में 30 आया कि नहीं, मतलब एडिशन बराबर हुई कि नहीं? कल को 5/2 अगर मैं करता हूं तो उसका आंसर 2 ही आता है, 2.5 नहीं आता, इसकी क्या गारंटी ना? यस, इसकी ये गारंटी कि ये सी को मुझे प्रिंट करके देखना पड़ेगा। तो प्रिंट करके अगर देखना है मुझे, तो मेरे पास क्या है उसके लिए? मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है प्रिंटफ। प्रिंटफ में डबल कोट में मैं सी देता हूं, तो क्या लगता है तुमको, क्या आएगा आउटपुट? यस, क्या आएगा आउटपुट? यस एवरीवन, व्हाट विल बी द आउटपुट? तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए बेटा सी, ठीक है। 10+20 करूंगा तो भी सी आएगा, 100+20 करूंगा तो भी सी ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा ऐसे? क्योंकि ये वाला सी और ये वाला सी, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये डबल कोट्स में तुम जो भी लिखते हो वो एज अ कैरेक्टर, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है, समझे? क्लियर है क्या? फिर तुमको बोलना है कि भाई वो सी की जगह पे मैंने जो 8 नंबर पे जो सी है, मतलब यहाँ पे इस जगह पे ना, ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो वेरिएबल यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए तुम क्या करते हो, उस वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हो, और फिर उस फॉर्मेट स्पेसिफायर में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए वो कॉमा करके इधर पास करते हो। क्लियर? एंड देन इफ यू रन दिस कोड, तो देखो तुमको यहाँ पे 120 मिल रहा है, क्योंकि 100+20 इज 120। क्लियर? देन यहाँ पे 30 मिलेगा। क्लियर है एवरीवन? अगर मैं यहाँ पे सी की जगह पे बी कर दिया तो यहाँ पे 20 प्रिंट होगा। मतलब जो तुम वेरिएबल पास करोगे, दैट वेरिएबल विल रिस्पेक्टिवली टेक फर्स्ट परसेंट। समझ में आ गया? अब किसी का कहना है कि मुझे ऐसे लिखना है कि एडिशन इज, ओके, एडिशन इज परसेंट, तो सिंपली इसमें जो लिखेगा एज इट इज प्रिंट होगा। बट यहाँ पे उसने एडिशन इज 30 अगर ऐसे लिख दिया, तो तुम यहाँ पे कुछ भी भेजो, तुम यहाँ पे सी भेजो, डी भेजो, ई भेजो, हमेशा आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। मतलब देखो यहाँ पे 10+20 की जगह पे
100 + 20 हो गया, फिर भी क्या आ रहा है एडिशन, 30 ही आ रहा है। तो तुम्हारा कहना है कि भाई यहाँ पे 30 नहीं, यहाँ पे एक वेरिएबल वैल्यू होनी चाहिए। तो अभी मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर रख देता हूँ, जब मैं रन करूंगा तो फॉर्मेट स्पेसिफायर अपने तरीके से वो वैल्यू लेना चाहिए। क्लियर, समझे क्या? डन, क्लियर, क्लियर है क्या? तो प्रिंटफ कैसे वर्क करता है वो क्लियर है क्या? अब कोई यस बोलेगा सर। मुझे ऐसा चाहिए, अब कोई बोलेगा मुझे ऐसा चाहिए, द एडिशन ऑफ 10 and 20 is 30। क्लियर, द एडिशन ऑफ 10 and 20 is 30। तो वो कुछ इस तरीके से लिखेगा, द एडिशन ऑफ %d and %d is %d। और उसको क्या करना पड़ेगा, पहले %d में क्या जाना चाहिए, पहले %d में जाना चाहिए a, दूसरे %d में जाना चाहिए b, और तीसरे %d में जाना चाहिए c। समझे? तो वो क्या करेगा, बराबर इन सीक्वेंस ए बी सी भेजेगा, तो बराबर द एडिशन ऑफ 10 and 20 30 आएगा। बट अगर वो गलती से यहाँ पे सी भेज दिया और यहाँ पे ए भेज दिया, तो कैसे आएगा फिर आंसर? आंसर आएगा द एडिशन ऑफ 30 and 20 is 10। क्लियर, जिस सीक्वेंस में भेजते हो उस सीक्वेंस में वहां पे प्रिंट होगा, होगा कि नहीं? क्लियर है एवरीवन? क्लियर है क्या? यस सर। ओके, तो ये सीक्वेंस मैटर करती है। अब मैंने बोला यहाँ पे ए कॉमा बी और सी देना मैं भूल गया, तो क्या आएगा आंसर? सी देना अगर मैं भूल गया तो आंसर क्या आएगा? यस, सी देना अगर भूल गया तो आंसर क्या आएगा, क्या लगता है तुमको? इससे 10 एरर 20। आएगा क्या? सो यहाँ पे आएगा द एडिशन ऑफ 10 and 20 इज, यहाँ पे कुछ तो भी गार्बेज वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि %d तो दिया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर तो दिया है, लेकिन वहां से 4 बाइट रीड करने के लिए वेरिएबल ही नहीं दिया ना। तो रैंडम कैसे भी 4 बाइट पढ़ लेगा वो, और रैंडम 4 बाइट पढ़ लेगा तो देखो इस तरीके से आउटपुट आएगा। ये गार्बेज वैल्यू है, ये कुछ भी हो सकती है। क्लियर है कि नहीं? समझे एवरीवन? गार्बेज वैल्यू कैन बी एनीथिंग। क्लियर है? क्लियर है क्या? अब मैं ए बी कॉमा सी भेजता हूं और यहाँ पे %d लिखना भूल जाता हूं, तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? द एडिशन ऑफ 10 and 20 इज, इतना ही आंसर आएगा बस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सी को प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर ही नहीं दिया है। समझे? क्लियर है? तो ये प्रिंटफ कैसे कैसे यूज करना है वो क्लिक हुआ क्या? अब तुम तुम्हारे तरीके से जैसे भी तुमको मैसेज प्रिंट करवाना है वैसे मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, राइट? यस ऋषि बोलो। सर ये %d कंपलसरी है क्या देना? फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो। अगर तुम इंटीजर प्रिंट कर रहे हो तो %d देना पड़ेगा, कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हो तो %c देना पड़ेगा, डबल प्रिंट कर रहे हो तो %lf देना पड़ेगा। क्लियर? तो आज का टास्क ये है कि जो भी तुमने डेटा टाइप्स निकाले हैं, डेटा टाइप्स के साथ साथ उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी ढूंढने हैं। क्लियर? ओके सर।
थैंक यू सर। एवरीवन। ओके, तो वो जो मैंने तुमको बोला था, क्या ये ए बी सी जो है, अब मैं बोलता हूँ a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 2, तो और इनका a प्लस बी की जगह पे क्या करता हूँ, a प्लस बी की जगह पे डिवीजन करता हूँ। तो एडिशन की जगह पे वो छोड़ो, मैसेज नहीं भी बदला तो भी चलेगा। अब क्या आना चाहिए आंसर, तुम्हारे अकॉर्डिंग 2.5 आना चाहिए था, लेकिन 2.5 आया क्या? When we provide division, it gives quotient, and instead of division if we go with mod, तो वो क्या देगा मुझको, रिमाइंडर। देखा एवरीवन? ये देखो, ये मैं 15 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो ये मुझको क्या देगा, 1 ही देगा। और 15 मॉड 2 किया तो 1 देगा, 15 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 7 देगा। क्लियर? समझे एवरीबॉडी? क्लियर है क्या? यस सर। सो प्रिंटफ कैसे यूज करना है, काम कैसे करना है, तो सम ऑफ 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट हो सकता है क्या? मतलब ही इस तरीके से बोल रहा हूं मैं कि क्या किया मैंने बोला कि भाई एक नंबर है इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 12, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इंटीजर R1 या नंबर के साथ साथ ही एक R1 लगने वाला है, एक R2 लगने वाला है और एक सम लगने वाला है, राइट। फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि R1 इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ R2 इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, और मैं बोल रहा हूँ सम इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अभी बताया कोड मैंने सबको, इसलिए फास्ट लिख रहा हूँ। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf the sum of %d is %d, तो the sum of number is sum, राइट। तो क्या बोलना चाहिए इसने मुझको बोलना चाहिए कि भाई द सम ऑफ 12 इज 3। समझे? तो अब ये लॉजिक मैंने लिख दिया पूरा 2 डिजिट के लिए। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आने दो, लेट्स से 78, सो द सम ऑफ 78 इज 15। समझे कि नहीं? इन दोनों डिजिट की सम कर रहा है कि नहीं है एवरीवन? क्लियर है क्या? तो अब मैं बोल रहा हूँ 1 2 3, तो 1 2 3 की सम आनी चाहिए 6, लेकिन ये क्या बोलेगा, देखो ये बोलेगा 1 2 3 की सम 15 है, क्योंकि उसने 3 और 12 ऐसी सम की। तो हम बोल रहे हैं कि भाई 12 नहीं चाहिए हमको, 1 2 3 अलग चाहिए। तो हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 है, 3 लोग हैं हमारे पास। तो एक काम कर तू, ये जो है R1 निकाल दिया ना, तो अभी Q1 इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10 कर, और आगे का जो हमको R2 और R3 निकालना है वो हम Q1 की मदद से निकालेंगे, राइट। समझे? यस सर। R1 प्लस R2 प्लस R3। बस अभी यहाँ पे कंपाइलर बोलेगा कि भाई Q1 के लिए जगह नहीं है, तो हम Q1 के लिए जगह बनाएंगे। क्लियर? एंड सिंपली वी विल रन दिस कोड। तो देखो, तो सम ऑफ 1 2 3 इज 6। अब तुम इसमें कोई भी 3 डिजिट नंबर दो, ठीक है, कोई भी 3 डिजिट नंबर दो, उसकी सम मिलेगी तुमको, राइट। कोई भी 3 डिजिट नंबर दोगे तुम इसमें, क्लियर, तो इसकी सम मिलेगी तुमको। डन? क्लियर है क्या?
तो ऐसे ही 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट तक तुम निकाल सकते हो कि नहीं, काम कर सकते हो कि नहीं। तो क्लियर है सबको, क्लियर है क्या सबको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो क्या है आज का समरी, आज का समरी ये है कि तुम लोगों ने गाइडलाइंस पढ़े, इसी प्रोग्राम कैसे लिखना है पहला, फिर तुमने पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड इंडिविजुअली कैसे काम करते हैं, क्लियर है। फिर इससे तुमको सम ऑफ 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट तक जाओ, यहाँ तक वो काम करके लाओ, ठीक है। और प्रिंट कैसे करना है उसके लिए प्रिंटफ समझा है। तो प्रिंटफ में किसी को कोई डाउट नहीं है एवरीवन। देखो हेडर फाइल्स अभी भी मैंडेटरी नहीं है, ये कोड रन हुआ कि नहीं, बस यहाँ पे जाते जाते एक वार्निंग देके जाएगा। बस क्या वार्निंग देगा कि भाई इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंट, कि अभी हमने क्या किया है, इम्प्लिसिटली डिक्लेयर कर लिया है उसको, लेकिन आगे चल के तुमको कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ सकती है। तो तुम क्या करो, एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करके रखो। तो कहाँ पे मिलेगा तुमको प्रिंटफ नाम का फंक्शन, वो मिलेगा तुमको हैश इंक्लूड stdio.h में, क्लियर। तो देखो जैसे stdio.h की बात की, वार्निंग चला गया कि नहीं, समझे एवरीवन। बट मैंडेटरी है क्या, कोड रन करेगा कि नहीं, कोड रन करेगा, समझे। क्लियर है क्या एवरीवन। यस सर। ओके देन, सो आई होप आज की क्लियरिटी आई है सबको। समझा है क्या सबको पार्ट, यस सर। वैभव पार्थ विश्वांजलि अनिष्का उमेश, Yes, sir. देन राजश्री गायत्री दिनेश। ओके, तो काम करोगे फिर, काम करते वक्त अगर कुछ डाउट आया, कोई कोड का आउटपुट नहीं आ रहा है, तो यू कैन पिंग मी, ठीक है। मुझको पिंग करो या ग्रुप पे पिंग करो और वो सॉल्व करवा लो, ठीक है। क्लियर है। तो थैंक यू सर। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।